नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पीएम बनने के लिए जनता का दिल जीतना जरूरी। भारत के साथ रिश्ते बराबरी पर आधारित, राष्ट्रपति लूला बोले नहीं कोई दबाव या तानाशाही। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल। और जयपुर में दत्तात्रेय होसबले का बयान, हिंदू एकता से कोई ताकत भारत को नहीं झुका सकती। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बड़ी सौगात दी है। इस दौरान दिल्ली के सराय काले खां से न्यू अशोकनगर तक 5 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर सेक्शन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर का पूरा मार्ग परिचालन में आ गया। यह देश का पहला ऐसा रूट है जहां नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेट्रो एक ही ट्रैक पर संचालित होंगी। इस परियोजना से दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा। अब यात्री मेरठ से दिल्ली की दूरी महज 55 मिनट में तय कर सकेंगे। इसे आधुनिक, सुरक्षित और हाई स्पीड परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नमो भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो दिल्ली को साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ से जोड़ेगा। वहीं मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच शुरू हुई मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो सेवा मानी जा रही है, जिसकी अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। परियोजना से रोजाना लाखों यात्रियों को समय की बचत और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और सोशल मीडिया पर आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि ये कदम करोड़ों लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। मेरठ मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नए सेक्शन से एनसीआर के लोगों का जीवन अधिक सरल और सुविधाजनक बनेगा। पीएम ने कहा है कि पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेट्रो सेवा एक साथ का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने इसे विकसित भारत की आधुनिक कनेक्टिविटी की झलक बताया। शहर के भीतर मेट्रो और ट्विन सिटी विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी ट्रेन को अहम बताया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब इनकी सरकार थी तब ऐसे प्रोजेक्ट संभव नहीं थे। उनका आरोप था कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं घोटालों में उलझ जाती थी। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने घोटाले बंद कर देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया है। भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास और नागरिकों की सुविधा है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के संबंधों को बेहद खास बताते हुए कहा है कि भारत और ब्राजील ग्लोबल साउथ के लोकतांत्रिक भाई हैं। यह साझेदारी बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित है, जिसमें किसी तरह का दबाव या तानाशाही रवैया नहीं होता। भारत ब्राजील इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए लूला ने कहा है कि अमीर देशों के साथ बातचीत में अक्सर दबाव की स्थिति बनती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा अनुभव नहीं होता। उन्होंने दोनों देशों को बड़े लोकतंत्र और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में बताया, जो वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहते हैं। लूला ने कहा है कि भारत के साथ संवाद करते समय ब्राजील खुद को किसी उपनिषेधवादी ताकत के सामने नहीं, बल्कि एक बराबरी के साझेदार के रूप में पाता है। उन्होंने 2005 की अपनी पहली भारत यात्रा को याद करते हुए कहा कि उसी दौरे ने ब्राजील की आर्थिक सोच बदल दी थी। उनके मुताबिक उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने उन्हें प्रभावित किया था और मजबूत रिजर्व बनाने की प्रेरणा दी थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति लूला ने सांस्कृतिक रिश्तों में भी जिक्र किया। कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होते हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत और ब्राजील भविष्य में भी वैश्विक मंच पर साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों देशों की साझेदारी को उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बताया। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में वाजपेयी भवन में
आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता संजू बोरा भी भाजपा में शामिल हुए। भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी आलाकमान ने इन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया था। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क कर मनाने की कोशिश भी की थी। बताया जाता है कि बोरा ने पहले अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए समय मांगा था, लेकिन बाद में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा स्वयं उनके आवास पहुंचे और उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। आखिरकार 22 फरवरी को बोरा औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव मार्च अप्रैल में प्रस्तावित होंगे। ऐसे में उनके इस कदम को चुनावी समीकरणों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। राज्य की राजनीति में इस बदलाव से हलचल तेज हो गई है। जयपुर में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि आजादी के दशकों बाद भारत को वैश्विक सम्मान दोबारा हासिल करने का सुनहरा अवसर मिला है। उन्होंने पूर्वजों के बलिदानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म, संस्कृति या समाज की रक्षा साहस और त्याग से संभव हुई है। होसबले ने कहा है कि दुनिया के कई देश तकनीक, विज्ञान और उद्योग में आगे हो सकते हैं, लेकिन भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक वर्तमान समय भारत के उत्थान का काल है और यह बदलाव महसूस किया जा सकता है। कुछ शक्तियां भारत को दबाने की कोशिश कर सकती हैं। हालांकि उनका दावा था कि जब तक समाज हिंदू भावना में एकजुट होगा, तब तक कोई भी शक्ति भारत को नष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से जोड़ा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सुकून और संतुलन कैसे पाया जाए, इस सोच को शब्दों में पिरोती है किताब ग्रैटिट्यूड 42 डेज ऑफ ऑनरिंग द लाइफ। इस किताब को डॉक्टर दिशा भानुशाली ने लिखा है, जिसमें उन्होंने जीवन के प्रति कृतज्ञता के भाव को अपनाकर सकारात्मक तरीके से जीने का संदेश दिया है। किताब का भव्य विमोचन मुंबई के बांद्रा से टाइटल वेव्स में आयोजित किया गया, जहां शहर के कई प्रतिष्ठित डॉक्टर और अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लेखिका ने बताया कि ये पुस्तक लोगों को डेली लाइफ की भागदौड़ के बीच खुद से जुड़ने और जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दिशा भानुशाली जो जिन्होंने किताब लिखी है ग्रैटिट्यूड करके। मैम, क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर होने के बावजूद एक किताब लिखी है आपने? मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ इसीलिए लिखी है, क्योंकि डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेडिसिन दे। डॉक्टर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सब लोग हेल्थ अनुभव करें, वेलनेस अनुभव करें, और जब तक मेंटल वेलबींग नहीं है तब तक बीमारियां शारीरिक रूप पे ठीक हो ही नहीं सकती। सो दैट्स व्हाई दिस बुक, जो मन को भी स्वस्थ रखता है, सिर्फ शरीर पे फोकस मेडिसिन से ना हो, मन स्वस्थ हो तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो। ये किताब लिखने की आइडिया आपको कहाँ से आई? क्यों आपको लगा कि अब मुझे किताब लिखनी चाहिए? शायद दिव्यता का कोई संकेत, वो लिखना ऐसे ही शुरू हो गया। एंड देवर ऑफ कोर्स कुछ दोस्त वेल विशर्स थे जो बहुत टाइम से कह रहे थे कि आपको लिखना चाहिए, तो वो एक दर्शकों को क्या कहना चाहिए, इस किताब में क्या कुछ लिखा है और क्यों लोगों ने किताब आपकी लेनी चाहिए? हेल्दी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए लेनी चाहिए, और हम सबके अंदर ये ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव है ही। ये किताब से वो भाव जागरूक होगा और ज्यादा, और जीवन को एक उत्सव की तरह अनुभव कर पाएंगे। और सभी को उत्सव से जीने की कला सीखनी ही चाहिए, क्योंकि हम ये धरती पे उत्सव मनाने के लिए ही है। आजकल के लाइफस्टाइल में काफी कुछ चेंजेस आई है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल होनी चाहिए? माइंडफुल मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एक चीज है जो हर किसी को बीमारियों की ओर लेके ही जा रहा है, और हर किसी के पास फोन है। माइंडफुल स्क्रोलिंग, इफ यू आस्क मी वन मैसेज, माइंडफुल स्क्रोलिंग।
तो ये थे डॉक्टर दिशा भानुशाली जी। कैमरामैन दत्ता प्रसाद के साथ किरण यादव, आवाज इंडिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर चतरू इलाके में पिछले 15 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ऑपरेशन में सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम शामिल है। सूत्रों के अनुसार घिरे आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल हो सकता है, जो लंबे समय से एजेंसियों के रडार पर था। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेरकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए हैं। मुठभेड़ के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम समन्वित कार्रवाई करते हुए जंगल और रिहायशी इलाकों में तलाशी ले रही है। शुरुआती जानकारी में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई थी। अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां क्षेत्र में भेजी गई हैं ताकि आतंकियों को भगाने का और उन्हें भागने का मौका न मिले। एडवांस ड्रोन और ड्रग्स की मदद से सटीक लोकेशन ट्रैक की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि एक्टिव आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने का ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा लागू किए गए नए पीनल कोड पर मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इस कानून के जरिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा को वैधता दी जा रही है। अख्तर ने लिखा है कि जब पत्नी की पिटाई को कानूनी रूप दे दिया जाए, बस शर्त यह है कि उसकी हड्डी ना टूटे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि यदि कोई महिला पति की अनुमति के बिना मायके जाती है तो उसे 3 महीने की जेल हो सकती है। जावेद अख्तर ने इस प्रावधान को अमानवीय बताते हुए कहा है कि महिलाओं को लगभग गुलाम का दर्जा देने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि धर्म की आड़ में ऐसे कानूनों को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भारत के मुफ्ती और मौलानाओं की चुप्पी पर भी गंभीर प्रश्न छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि बिना किसी शर्त के इस कानून की स्पष्ट और खुलकर निंदा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि तालिबान शासन ने हाल ही में करीब 90 पन्नों की नई दंड संहिता लागू की है, जिस पर सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अंखुदजादा के हस्ताक्षर पाए गए हैं। यह दस्तावेज जल्द ही अफगानिस्तान की अदालत में लागू किया जाएगा और इसके आधार पर सजा तय होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर दंड निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। आलोचकों का कहना है कि इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को बेहद कमजोर बना दिया गया है। जावेद अख्तर ने इसे मानवाधिकारों के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि दुनिया को ऐसे कानून पर चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता से समझौता किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, जब मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस का विषय बनता जा रहा है। फिल्म द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। ट्रेलर में दिखाए गए कथित बीफ सीन को लेकर सोशल मीडिया और फिल्मी हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई है। 2023 में आई द केरल स्टोरी की सफलता के बाद मेकर्स इसका दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं, जिसका निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है। फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही इस पर बवाल तेज हो गया है। कोची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में निर्देशक अनुराग कश्यप ने फिल्म की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा है कि ऐसे सीन का मकसद सिर्फ लोगों को भड़काना है। कश्यप ने आरोप लगाया है कि फिल्म मेकर का उद्देश्य समाज को बांटना या मुनाफा कमाना है। दूसरी ओर फिल्म के प्रोड्यूसर्स को लेकर कानूनी मोर्चों पर भी हलचल तेज हो गई है। केरल हाई कोर्ट ने एक लिखित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेकर्स को नोटिस जारी किया है, जिसमें सीबीएफसी से मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता त्रिदेव नंबूथिरी ने आरोप लगाया है कि फिल्म के टाइटल में सिर्फ केरल का नाम लेकर राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि ट्रेलर में 3 अलग अलग राज्यों की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, लेकिन फोकस केवल केरल पर रखा गया है। कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए मेकर से जवाब मांगा है। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक और बेटे अगस्त को करीब 4 करोड़ की लग्जरी कार गिफ्ट की है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो और वीडियो में नताशा और अगस्त की नई कार की डिलीवरी लेते नजर आ रहे हैं। 2020 में शादी के बाद दोनों 2024 में अलग हो गए थे, लेकिन बेटे को लेकर पांड्या का ये खास तोहफा चर्चा में है। कार रिसीव करते समय पीछे लगे बैनर में लिखा था, पापा की तरफ से अगस्त को गिफ्ट। इस महंगी कार की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या इन दिनों T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं और शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 52 रन की पारी खेली और अब तक टूर्नामेंट में 5 विकेट भी झटक चुके हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।